संजय सिंह एके संजय भैया, राजनीति की दुनिया का एक जाना पहचाना चेहरा। संसद के अंदर की बहस हो, आप क्यों इजराइल की चमचागिरी में खड़े हो गए, या बाहर सियासत का शोर, हर दिन नए मुद्दे, नए सवाल, नया मंच। ये हैं संजय सिंह। इनकी रैली ऐसे ही चलती रहती अगर इनकी रैली में मेरी एंट्री ना होती। ये हूँ मैं, दिशा मित्तल, ओवर कॉन्फिडेंट, मेंटली ऑन एयरप्लेन मोड, CEO ऑफ बैड डिसीजन, परमानेंटली कंफ्यूज्ड बट कमिटेड। तो भी आज पता चलेगा कि क्या आप भी कहीं बेरोजगार तो नहीं है। मैंने एक ऐसा सवाल सोचा है जिससे ये लोग मुझे बाहर फेंक सकते हैं इस रैली से, तो क्या मुझे वो पूछना चाहिए कि नहीं। लोग भी स्वागत के लिए खड़े हैं। देखिए, माननीय राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी की पद यात्रा चल रही है। रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो, इसके लिए स्वागत में सारे सभी भाई खड़े हैं। संजय सिंह जी, आज क्या आप मुझे बाइट देंगे? बिल्कुल देंगे। आपको लगता है मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। बट ये संजय सिंह जी तो मना कर रहे हैं। नहीं मिलेगी सर, देंगे ना। हाँ कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। हाँ कर दी। हाँ जी कर दी। संजय सिंह जी बाइक नहीं, आने वाले समय में रोजगार देंगे युवाओं को। अरे हमारा तो अभी बाइट का इशू है ना, रोजगार का नहीं है भाई इशू मेरा। मुझे बाइट चाहिए, बाइट चाहिए मुझे। बिल्कुल मिलेगी, बाइट मिलेगी ऐसा लोग कह रहे हैं। कैसे पत्रकारिता जो निष्पक्ष होनी चाहिए, इंटरव्यू मिलेगा। निष्पक्ष पत्रकारिता क्या होती है? स्पष्ट होते हैं किसी मैं तो गोदी मीडिया से हूँ। नहीं, पक्ष नहीं होना चाहिए। मैं तो गोदी मीडिया से हूँ। देखो, गोदी मीडिया वालों को भी एक दिन ना एक अकल आएगी जरूर। अच्छा, क्या एक बात बताओ, आप गलत कार्य करोगे तो क्या हमारी अंतरात्मा जो वो नहीं जागेगी? क्या करना पड़ता है अंतरात्मा को जगाने के लिए? वो तो खुद ही फीलिंग आने लगती है कि हम गलत कर रहे हैं। कैसी फीलिंग होती है? फीलिंग आप खुद सोचना शांत मन से जाके, जब घर जाओगे कि हमने कितना झूठ पूरे दिन आज झूठ बोला। नहीं, आप मुझे तो वो फीलिंग नहीं आती। आप बताइए कैसी होती है अंतरात्मा की फीलिंग? भाई हमें तो आती है, देखो आपको नहीं आ रही होगी तो आपको पता होगा, क्योंकि हमें तो पता है। तो आपको आती है इसलिए तो आपसे पूछ रही हूँ कैसी होती है अंतरात्मा। हाँ, गिल्टी फील, हम दूसरों से नजरें नहीं मिला पाएंगे झूठ बोलकर। झूठ बोलकर नजरें नहीं मिला पाएंगे? क्या हम नजरें मिला पाते हैं झूठ बोलकर? सब मिलाते हैं। मेरी मम्मी कहती है कि पहले झूठे मर जाते थे, आजकल तो सिर में भी दर्द नहीं होता। अब ये कह रहे हैं नजरें नहीं मिला पाएंगे। किससे? एक मिनट आ जाओ। क्या सर, एक सेकंड सर, आपसे एक सवाल पूछना है। आपने इतना सीरियस अभी बोला, इतना सीरियस आपने इंट्रोडक्शन दिया, ये कैसे लिखते हैं आप? मेरे से सीरियस इंट्रोडक्शन नहीं लिखा जा रहा। मैं सुबह से सोच ये लिखा नहीं जाता, ये अपना इमोशन होता है। अच्छा, मैं इसलिए सीरियस हूँ अपना। आप जोक सुनते हैं? जी कपिल शर्मा शो देखते हैं? जी। एक जोक सुना दीजिए। हमें पता चल जाएगा कि आप सीरियस नहीं हैं, आप हंसते भी हैं। जोक याद नहीं रहता। अपने काम पे ध्यान देंगे, अपने काम पे फोकस करेंगे। जोक याद करेंगे तो हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। अरे तो हंस के तो दिखा दीजिए एक बार। अगर हंसने वाली बात करोगे तो हंसेंगे। अभी थोड़ा क्या है कि ऑकवर्ड हो गया उनके लिए। क्या? हाँ, वो खुद रिपोर्टिंग करते हैं, अब कोई उनसे आके इंट्रो कर दे तो उनके लिए ऑकवर्ड हो गया ये चीज़। अरे मुझे तो लगा कि वो कैमरा फ्रेंडली होंगे। कैमरा फ्रेंडली है। देखिए इस कैमरामैन को, कितना कैमरा फ्रेंडली कैमरामैन है। अचानक से अब वो किसी की बाइट ले रहे हैं, अब आप ही आ जाओ उनकी बाइट लेने लग जाओ तो वो तो शॉक हो जाएंगे। अरे मैं कैसे? देखिए अच्छा एक बात बताइए, आप न्यूज़ चैनल से आए हैं, मुझे संजय भैया की बाइट चाहिए, क्या मिल पाएगी? आगे रहिएगा, मिल जाएगी आपको बाइट। आप दिलवा सकते हैं क्या, थोड़ा ले दे के? नहीं, मेरे ऐसे कोई जान पहचान नहीं है। पर्सनली मैं भी आगे रहूँगा और हम बाइट। और आपको तो मिल जाएगी ना, आप तो चैनल से आए हैं। तो आप कोशिश करोगे, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ चैनल वालों को बाइट देंगे। बट कुछ ले दे के करा दीजिए ना थोड़ा सा। अब यहाँ पे रिश्वत नहीं चलती, यहाँ पे मेहनत चलेगी आपको। अरे कोशिश तो कर रहे हैं, पर सब कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की रैली है, हम बिकेंगे नहीं। हम कभी बिकने वाले नहीं हैं। मुझे रोज़ बीजेपी वाले के कॉल आते हैं। मैं अन्ना हजारे के टाइम से जुड़ा हुआ हूँ।
तो खरीदने के लिए हमें रोज तैयार है। मैं तो सीधा कहता हूँ भाई हमें नहीं बिकना है, हम देश के लिए तो कॉल करके धमकाते नहीं आप? धमकाते क्या, धमका के क्या करेंगे वो। और संजय सिंह जी ने एक बात भी कही है कि जिस दिन मैंने अगर पार्टी बदली मेरे मुंह पे काली पोत देना। संजय सिंह ऐसा आदमी है, ना कभी बिका है ना कभी झुका है। संजय सिंह एक शेर है और शेर हमेशा दहाड़ता है, कभी दुम हिला के पीछे नहीं भागता है। क्या संजय भैया मुझे आज बाइट देंगे? संजय भैया तो सुबह से वाइफ दे ही रहे हैं और ऊपर भी दी थी उन्होंने, ऊपर भी क्या आप दिला सकते हैं बाइट? नहीं, दिलाने के लिए तो वो खुद ही मना नहीं करेंगे तो मैं क्या नहीं दिलाऊंगा। पर वो तो बात भी नहीं करेंगे। नहीं ऐसा नहीं है, वो बात भी करेंगे आपसे और आपको वाइफ भी देंगे, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जब आप जाओगी तो आपको वाइफ देंगे वो। मुझे उन नेताओं बट में मेरे पास जो सवाल है, मुझे लग रहा है कि मैं रैली में से निकाल दी जाऊंगी। नहीं, रैली में से तो एक आम आदमी पार्टी की रैली है, आम आदमी चल रहा है, रेहड़ी वाले चल रहे हैं, टेम्पू वाले चल रहे हैं, तो आपको क्या कहीं ऐसा ना हो कि झंडे डंडे मेरे ऊपर ही यूज हो? नहीं ऐसा तो देखो, हमारे ऊपर अगर कोई जनता प्रहार करती है तो जनता कर सकती है, आपके ऊपर कौन कर सकता है? आप तो खुद मीडिया प्रभारी हैं, आपके ऊपर कोई कैसे प्रहार कर सकता है? ये तो अनलीगल सवाल है आपका। खैर मतलब मिल जाएगी बाइट? मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। आप अभी आइए, अभी 10-5 मिनट में आने वाले हैं, सांसद जी आ रहे हैं, मिल जाएगी बाइट, मिल जाएगी आपको और बहुत इज्जत से मिलेगी। ऐसी बात सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, एक और वोट मिला हमें कि हमें बाइट मिल जाएगी, तो देखते हैं बाइट मिलेगी या नहीं। सिर्फ एक आवाज़ है जो सदन से लेकर सड़क तक लड़ रही है, वो संजय सिंह जी हैं। तो आपको क्या लगता है, अगर आपके हिसाब से कोई काम नहीं कर रहे हैं मोदी जी, तो फिर जीत क्यों रहे हैं हर स्टेट में? देखिए, वो किसी से छुपा नहीं है। मोदी जी क्यों जीत रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पे बहुत लंबी डिबेट हो सकती है। तो ये तो ऐसे होता है कि जो हार जाते हैं वो यही बोलते हैं। आप सोचिए कि अमेरिका ने चीन पे हमला किया 50,000 सैनिकों के साथ और मोदी ने जो है ईडी सीबीआई को अपना हथियार बनाओगे। अब देखिए ना, पंजाब से लेकर दिल्ली तक हमारे नेताओं के ऊपर FIR हो रही है। हाँ, तो वो अच्छी चीज़ है ना, वो तो जन कल्याणकारी। तो अगर मोदी जी मंदिर बनवा रहे हैं, आप लोग बस चला रहे हैं, तो उसमें फ़र्क क्या रहा? नहीं, मोदी जी मंदिर बनवा रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं कि विरोध वाली बात है। मोदी जी मंदिर बनवाएं, अच्छी बात है। मोदी जी मंदिर बनवाएं, स्कूल बनाएं, अस्पताल बनाएं, हमने कहाँ विरोध किया। एक मुद्दे की बात बताइए, क्या मुझे संजय सिंह जी की बाइट मिल पाएगी? हाँ बिल्कुल, सबको दे रहे हैं, आपको क्यों नहीं देंगे? ये बताइए, शर्म की बात है कि नहीं? बाप माँ बता रहे कैसे कर बोले थे समोसा बेचना सबसे बड़ा रोजगार है, बोल रहे हैं अब गैस इतनी महंगी हो गई, 1600 से 1000 3400 बढ़ा दिए, अब वो भी भैया रोजगार खत्म। सारे लोग साल तक शादी ना करो, वो मंगलसूत्र मत खरीदो भाई। आप बताइए, आप सुहाग छीन ले रहे हैं नहीं कि महिलाओं का? कैसे होगा देश का विकास? अभी बच्चों की, अभी आने वाले बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, उनकी शादियां जब करेंगे तो आर्टिफिशियल पहना के भेजेंगे। भेजिए आर्टिफिशियल बना के। चलिए एक बार सारी महिलाएं मिलके नारा लगा दीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदे मातरम, संजय भैया जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। आपके पास ईडी आएगी तो आप पार्टी चेंज कर? नहीं, हमारे पास तो कुछ है नहीं, हमारे तो फक्कड़ हाउस है। अरे हमारे ऐसा तो सब बोलते हैं, सब बोलते नहीं। हमारे नेता, जो नेता उन्हें छोड़ी है वो भी यही बोल रहे थे कि हमारे पास तो कुछ नहीं है। हमारा नेता तो बाहर घर के आगे बोर्ड लगाता है, ईडी सीबीआई आइए, फक्कड़ हाउस में आपका स्वागत है। आपके ही नेता थे वो साथ, उन्होंने भी बोर्ड लगा रखा था फक्कड़ हाउस में आपका स्वागत है। जो नेता गए हैं आपके? नहीं, जिस नेता ने लगा रखा था वो आज भी लगा रखा था, पहले भी लगा रखा था। आप भी बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो भाजपा की सरकार चल रही है, जब से उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी की सरकार आई है, उत्तर प्रदेश को पूरा अपराध प्रदेश बना कर रख दिया है। यूपी के हैं संजय सिंह। जैसे कि जो मेरे सांसद सिंह भाई हैं, जो वो हम लोग के जो है कि हर मुद्दे को उठाते हैं, वो हम लोग को समझते हैं, महंगाई पे मतलब बात करते हैं। और इस समय महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि समस्याएं ही समस्याएं हैं और महिलाएं नेतागिरी नहीं करती हैं, मगर आज ऐसी मुद्दे मतलब होने लगी कि महिला भी निकलने लगी। हर जगह मतलब अत्याचार जो है, हर बेइज्जती, मतलब हर व्यवस्था ही गड़बड़ है, इसीलिए महिलाएं आगे निकलने लगी। भाजपा तो नफरत की सरकार चला रही है, तो नफरत की बात पे मुझे एक बात याद आ रही है कि दुश्मनी का सफ़र बस कदम दो कदम, तुम भी थक जाओगे हम भी थक जाएंगे, अरे आओ उठो मोहब्बत को पैगाम दो, तुम भी काम आओगे हम भी काम आएंगे। तो ये काम ऐसे नहीं चलेगा। ये जब तक हम में इत्तेफाक मोहब्बत पैदा नहीं होगी भारत के अंदर, तब तक हमारा भारत आगे तरक्की नहीं करेगा। देख के ना बोल दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।
सभी लोग हमारे मैडम बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इस चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करें। थैंक यू धन्यवाद। और सभी लोग लाइक करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। इससे जो है थैंक्स। यहाँ पे आने की जो उम्मीदें थी आपकी वो पूरी हो पा रही हैं? हाँ जी, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। जैसे कि ये जो हमारी जो यात्रा हो रही है, इसका जो आइडिया था वो 1943 में जब गांधी जी वापस आए थे वहाँ से साउथ अफ्रीका से, तो वहाँ से आइडिया हमने लिया। इसका आइडिया कुछ कुछ लग रहा है जैसे राहुल गांधी जी ने की थी, ना ऐसे ही ये संजय भैया कर रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब गांधी जी जब आए थे 1943 में इंडिया वापस साउथ अफ्रीका से, तो उन्होंने जो पहला कदम उठाया था उनके गुरु के कहने पे, उन्होंने पूरे भारत का पहले एक टूर लगाया था। वो हर आदमी से मिले, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझा और उन्होंने जाना अपने लोगों, और उसी के बाद उन्होंने धोती पहनना स्टार्ट करा। हालांकि काफ़ी पैसे से अमीर थे गांधी जी, लेकिन उसके बाद भी अपने लोगों से कनेक्ट करने के लिए, तो हम यहाँ पे अपने लोगों से कनेक्ट करने के लिए गली गली रोड जा रहे हैं। हमारे देश में गरीबी छा चुकी है। अच्छा चलिए एक बात बताइए, संजय भैया मुझे बाइट देंगे कि नहीं? देंगे, अगर आएंगे तो देंगे। आपको लग रहा है कि देंगे? बिल्कुल देंगे, देते ही हैं। चलिए देखते हैं आपकी प्रेडिक्शन सच होती है कि नहीं। देंगे, बिल्कुल देंगे बाइट। आओ आ गया। ये क्या बना है सर? कड़ी चावल, छोले चावल। हाँ, पूड़ी भी है। पूड़ी जबरदस्त बना है, स्वाद कैसा है खाना? बहुत अच्छा बना है, आनंद आ गया, मजा आ गया। वाह, आनंद जी आ गए हैं। जब रोजगार है ही नहीं तो संजय भैया दे कहाँ से देंगे? एजुकेशन जब अच्छी होगी और अच्छे नेता बनेंगे तो संसाधन प्रोवाइड होंगे रोजगार के। वो पूछ रहे हैं कि क्या आपके साथ अन्याय हो रहा है? हम कह रहे हैं हाँ हमारे साथ अन्याय हो रहा है। देखो कितनी धूप है, एक होटल का कमरा नहीं मिल रहा है। ये कह रहे हैं 5 बजे चलेंगे हम। अब हम इनके तो साथी हैं नहीं जो ये हमें रूम देंगे। अपने साथियों को तो एसी रूम दे रखा है, तो हमें अब अपने लिए ढूंढना पड़ेगा रूम। तो आइए रूम ढूंढते हैं। साइड में अच्छा है रूम, ये वाला तो अच्छा नहीं था। कैटरिंग का काम है, हम खाना खिला रहे हैं यहाँ पे, आप भी खा लो कड़ी। ओ आप क्या खा कड़ी बड़ी अच्छी बनी थी भैया। कैसा लगता है पॉलिटिकल पार्टी में केटरिंग करके? मैं तो 5 बार रैली कर रहा हूँ इनकी। तो पैसे वैसे दे देते हैं लोग? नहीं, पूरे पैसे मिलते हैं। ऐसे स्पॉन्सर्ड होता है क्या जी? कि स्पॉन्सर होता है क्या कि संजय भैया की रैली है तो चलो हम खाना खिलाएंगे? नहीं, हमारा टेंडर मिलता है काम। कैसे मिलता है टेंडर? मैं भी ले लूँगी अगली बार। नहीं, कोई बात नहीं, हम बुला लेंगे आपको। ऐसी कोई नहीं, हम टेंडर ले लेंगे ना। हाँ भाई, कैसे मिलता है टेंडर? टेंडर कैसे मिलता है? टेंडर तो इन्हीं को पता होगा, हम तो इनके साथ रहते हैं। अरे मैं बिजनेस शुरू कर रही हूँ ना नया, तो फिर आप बता क्यों रहे हो टेंडर कैसे? ऐसा है ना, जो बंदा हमारे आम आदमी पार्टी का है ना, हमारे चेयरमैन है केशवपुर मंडी के, वो हमारे 20-22 साल से। कौन है चेयरमैन? हमारे जो खाना परोस रहे हैं वो हैं राधेश्याम शर्मा जी। तो 20-22 साल से हमारे पड़ोसी हैं, तो उनके थ्रू वो आप भी शर्मा है? नहीं, मैं तो यादव हूँ, राहुल यादव। तो बनिया को टेंडर दे देंगे वो? मैं बनिया हूँ। कोई बात नहीं, हम तो सब, मैं तो कह रहा हूँ हम तो सबके लिए काम करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो एक नया बिजनेस शुरू करें क्या? यूट्यूब से तो इनकम हो नहीं रही है, तो खाने का बिजनेस शुरू करते हैं जैसे, ऐसा लग रहा है मुझे। भैया रूम दिला दो यहाँ अच्छा। रूम तो आप भी समझदार हो, आप नेट पे सर्च कर लो, रूम तो कहीं। अरे चलो बराबर वाले में चलते हैं। संजय भैया के नीचे वाला कमरा लेंगे हम। संजय कौन से संजय को? ये संजय सिंह। संजय सिंह को? हाँ, ये अच्छी तरह जानते हैं। आपको पता है इनकी वो चल रही है रैली, आम आदमी पार्टी। तो हम कमरा ढूंढ रहे हैं थोड़ी देर रहने के लिए। कहाँ मिलेगा थोड़ी देर रहने के लिए? यहाँ तो पता नहीं है कहाँ मिलता है कमरा। देखो 2 बिजनेस आइडिया मुझे मिल चुके हैं। एक तो रैली में कैटरिंग करना और दूसरा यहाँ पे एक होटल खोलना, क्योंकि अच्छा नहीं है यहाँ पे कुछ। ये भी होटल है क्या भैया? यहाँ कमरे कहाँ मिलेंगे? कमरे रहने के लिए, कमरे रहने के लिए कहाँ मिलेंगे? हाँ आगे होंगे। ये अच्छा नहीं है। कचौड़ी वाले भैया से पूछते हैं। भैया यहाँ पे कमरा कहाँ मिलेगा? कमरा रहने के लिए, कमरा उधर मिलेगा, पट्टा 5 नंबर। पट्टा 5 नंबर कहाँ है ये? इसकी बैटरी खत्म हो रही है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। चैनल का नाम देखो, आपने हमारी कंफर्म सारी ले ली, आपने चैनल का नाम बताओ कुछ क्या है? देखो मैं तो बिजनेस स्विच करने का सोच रही हूँ, खाने की केटरिंग। कोई नहीं,
देखिए यूट्यूब है मेरा चैनल यूट्यूब पे, जिसमें है दिशा टॉक शो। दिशा मेरा नाम है, बातें करना मेरी आदत है। अच्छी बात है। और मैं उसको शो बना रही हूँ। अब आप कमरे का बताइए कहाँ मिलेगा? कमरे का हमें नॉलेज नहीं यहाँ पे। कोई मदद नहीं कर पा रहा है हमारी। देखिए, हम आपको बताते हैं कि जब आप एक पॉलिटिकल रैली शूट करने आते हैं तो आपके एक्स्ट्रा खर्चे कितने होते हैं। हमने ये रूम लिया है क्योंकि हमें रेस्ट करना था, और हमें सब बैटरी ये सब देखिए यहाँ पे चार्जिंग में लगी है। और ये आदमी, इसकी पेमेंट काटना, ये आधा खर्चा देने वाला है इस रूम का, क्योंकि सबसे मज़े यही ले रहा है। मतलब हम 3 लोग काम कर रहे हैं और ये मज़े ले रहा है। दूसरे का ड्रोन क्रैश करा दिया। आज का दिन आपके लिए काफी भारी रहा, मैंने सुना। जी मैम, हमारा ड्रोन क्रैश हो गया था। ऐसे ड्रोन कैसे क्रैश करा दिया आपने? मैम पीछे को लेके गए थे, दिख रहा नहीं था, डाले वाले की थोड़ी सी लापरवाही रही और टकराव हो गया। लापरवाही से ड्रोन क्रैश करा दिया। प्लेन क्रैश होते हैं तो देखा है, ड्रोन क्रैश कैसे हो सकता है? मैम हो गया, अभी अच्छा खासा नुकसान हो गया है। गुड मॉर्निंग। आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं कोप अप कर लूँ पहले, क्या बोलना क्या है? आप इस रूम का आधा खर्चा देने वाले हैं। हाँ श्योर। वैसे खर्चा कितना? मेरी दिहाड़ी का हाफ। क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में? नींद जो आपने ली है। मैं सोच रहा हूँ जितनी इम्पोर्टेंट बैटरी उतना इम्पोर्टेंट हमें भी चार्ज होना है, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू चार्ज योरसेल्फ ऑल्सो। देखो, जो भी बैटरी आई है उसका जो चार्जर है वो सब अपने साथ लेके आए हैं, ठीक है? तो आपको जो ये चार्जर मिला है इसका पैसा तो आपको ही देना पड़ेगा ना, है ना भाई? सही बात है ना? लेट्स गो। संजय सिंह जी, क्या आप आज हमें बाइट देंगे? क्या आप आज हमें बाइट देंगे? कुछ जवाब नहीं दे रहे संजय सिंह जी कि आज हमें बाइट देंगे कि नहीं देंगे। कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा कि आज हमें बाइट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? पता नहीं। जी हाँ। Oh my God! मैम इंटरव्यू लेने के लिए जिंदा भी रहना पड़ेगा, रोड पे भाग रहे हो आप। एक बाइट के लिए सुबह से लेकर शाम हो गई, इन लोगों से पूछते हैं कि बाइट मिलेगी कि नहीं। भैया एक संजय भैया की बाइट दिला दीजिए। सनी भैया? संजय भैया। अच्छा देखो ऐसा है, अब नहीं होगी कोई बाइट, हो चुकी है नाइट और मैं है बहुत बिजी। बाइट नहीं है इतनी इजी, बड़ा मुश्किल है बाइट देना, बहुत व्यस्त है। अभी कार्यकर्ताओं का मनोरंजन वो कर रहे हैं जो थक के आए हैं, तो बाइट भूल जाओ आप। थोड़ा सा करा दीजिए ना प्लीज। मुझे नहीं लगता अब हो पाएगी। भगवान करे ये और बढ़ता ही रहे और। सर आज जो ये यात्रा चल रही है, आप बेरोजगारी को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, बेरोजगारी का मतलब हमारे लिए ये है कि यदि किसी व्यक्ति के या किसी छात्र के, किसी युवा के हाथ में एक डिग्री तो है लेकिन उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है। यदि इस देश का युवा खाली हाथ है, चाहे वो अपनी शैक्षणिक योग्यता की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा मतलब यदि वो 12वीं पास है तो उसको उसके हिसाब से योग्यता होनी चाहिए, यदि कोई बीटेक है तो उसको उस हिसाब से योग्यता होनी चाहिए। मतलब पात्र युवा को यदि उसके पास कोई कार्य नहीं है तो वो बेरोजगार है। तो ये आप जो बोलते हैं कि ये झूठ की राजनीति कर रहे हैं, ये ऐसी राजनीति कर रहे हैं, लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो लोगों को समझ आ रहा है,
लोग तो यदि आप यहाँ से बैलेट पेपर पे चुनाव करा लीजिए। मैं आपको मतलब बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, अभी आप यहाँ से चलिए घंटाघर चौपले तक जाइए, 100 व्यक्तियों से पूछेंगे तो 70 लोग जो हैं इनके खिलाफ बात करेंगे। अब हिसाब ये होगा जैसे बंगाल में देखा गया, ये अब ऐसा लग रहा है लोग तो खिलाफ है, लेकिन ये ईवीएम के माध्यम से या फिर चुनाव आयोग के माध्यम से, जैसे बंगाल में पता चला है कि चुनाव की जो हमारी ये नियम वो थी, अपनी वोटर लिस्ट फाइनल होने के बाद पहली रात में 6 लाख वोट जोड़ देगी, 60 लाख वोट जो SIR के जरिए काट देगी। तो वास्तव में अब ऐसा लग रहा है कि जनता इनके खिलाफ है, जनता कहीं इनको पसंद नहीं कर रही, लेकिन ये बेईमानी से करके ईवीएम को हैक करा के या कहीं भी मतलब चुनाव आयोग से साठ काट करके चुनाव जीतता। प्रोपगेंडा इस देश में बहुत चल रहा है। धुरंधर की बात करते हैं, धुरंधर को आप देखो मनोरंजन कहानी इन्होंने बना दिया, वो मनोरंजन के लिए बहुत अच्छी है कि हाँ ठीक है देख लो, लेकिन आप जिस तरीके से जनता को वो दिखा के मैसेजिंग करना चाहते हैं वो गलत है। तो जब वो धुरंधर की बात करते हैं तो हम एपिस्टीन फाइल देखने की बात करते हैं, है ना, तो फिर एपिस्टीन फाइल भी देखनी चाहिए। सरकारें जब कल को बदलेंगी तो यही जो लोग धुरंधर बनाने वाले लोग हैं ये फिर मोदी के काले कारनामे भी दिखाएंगे, एपिस्टीन फाइल भी बनाएंगे। सर आपको क्या लग रहा है जो ये आप पदयात्रा कर रहे हैं इसमें आपके जूतों पे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है या अपोजिशन पे? देखिए, अपोजिशन पे प्रेशर तो पड़ना चाहिए, लेकिन अपोजिशन बहुत निर्लज्ज है। यानी कि जो आप अपोजिशन कह रही हैं, हमारे हिसाब से वो सत्ता पक्ष है, उनके अपोजिशन हम हैं। तो उनके दिमाग पर जोर बहुत देर में पड़ता है, तो इसलिए हमारी एक कोशिश है इस पदयात्रा के माध्यम से कि उनके ऊपर दबाव बने और जो जनता की आवाज़ है उसको वो सुन सको। सर मैं तो आपसे नाराज थी कल, मैंने सब कार्यकर्ताओं से पोल लिया था कि संजय भैया इंटरव्यू देंगे देंगे देंगे, और रात तक मुझे इंटरव्यू मिला नहीं। मुझे लगा कि माइक में लोगो लगा के आती तो शायद मिल जाता, क्योंकि मेरे सामने इतने लोगों को। ऐसा नहीं। देखिए, ऐसा है कि कल आपने देखा होगा लगातार मैं व्यस्त रहा, भीड़। मैंने एक बार कहा भी कि आप अभी करना चाहें तो इंटरव्यू कर लीजिए, लेकिन उस समय शायद आपको जो टाइम चाहिए था उतना टाइम नहीं था, और मैं किसी के साथ परहेज भेदभाव ये सब करता ही नहीं। माइक पे कौन सा आईडी लगा है नहीं लगा ये भी नहीं देखता। कल आपने मुझे डराया भी एक बार, मैं आपको याद होगा आप चल रहे थे, मुझे नहीं पता था प्रोटोकॉल है कि लेफ़्ट राइट चल रहे हैं, आप सेंटर में चल रहे हैं। मैं ड्रोन से शॉट लेने की कोशिश कर रही थी, आपको पता नहीं क्या लगा, आप पीछे मुड़े। पहली बात तो मैंने ये समझा कि आप पार्टी के कोई वॉलंटियर हैं, पार्टी के सारे वॉलंटियर अनुशासित तरीके से चल रहे थे, तो मुझे लगा कि एक कोई वॉलंटियर है जो अनुशासन को तोड़ रहा है, तो इसलिए मैंने आपको कहा कि भाई जैसे सब लोग चल रहे हैं वैसे चलिए। तो बाद में मुझे पता चला कि आप पत्रकार हैं, तो इसलिए फिर नहीं सर, ब्लॉगर हैं सर हम। हाँ ठीक है, ब्लॉगर हैं, मतलब रिपोर्ट करना, चीज़ों को दिखाना, वो आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा, मैं आपके सामने कुछ नाम लूँगी, आप उनकी एक एक क्वालिटी मुझे बताइएगा। पॉलिटिशियंस ही हैं सब। वो गलत मूल्यांकन होता है किसी का भी। एक आदमी का पूरा व्यक्तित्व एक लाइन में नहीं तय हो सकता। अच्छा, तो ब्रीफ डेफिनेशन किसी के बारे में पूछ ली, जैसे केजरीवाल जी। देखिए, केजरीवाल जी ने जमीन से संघर्ष करके ये पार्टी खड़ी की, आंदोलन खड़ा किया। मैं ऐसा मानता हूं कि एक नई राजनीति की शुरुआत हिंदुस्तान के अंदर, जिसमें पढ़े लिखे लोग राजनीति में आए, जिसमें बात हो शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बिजली की, पानी की, ये राजनीति इस देश के लिए जरूरी है, और उसका एक बड़ा सिंबल है अरविंद केजरीवाल। राघव जी, अब मेरी आदत नहीं है कि जो लोग पार्टी छोड़ के चले गए उनके बारे में कुछ कमेंट करना, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस पार्टी ने बहुत कुछ राघव को दिया था और उसका उनको सम्मान करना चाहिए था। उन्होंने पार्टी छोड़ के जो रास्ता तय किया है, जिन लोगों के साथ गए हैं, वो सिर्फ देश में नफरत फैलाने का और देश को बांटने का काम करते हैं। उनके साथ जाके मुझे नहीं लगता कि कोई भविष्य है या कोई स्वस्थ राजनीति वो कर पाए। मोदी जी को मैं एक तानाशाह के रूप में देखता हूँ। मोदी जी के बारे में मेरी राय बिल्कुल स्पष्ट है। वो एक नफरत की फैक्ट्री है अपने आप में। उनका काम है देश को बांटो और राज करो।
और उन्हीं के नीतियों के कारण आज देश की ये हालत है। हम आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुके हैं। रुपया डॉलर जो है वो 97 रुपए का हो गया। देश में डीजल तेल गैस की महंगाई बढ़ गई। आए दिन आप देखते हैं हिंसा की घटनाएं देश के अलग अलग हिस्सों में होती। और कौन उकसाने का काम कर रहा है? प्रधानमंत्री उकसाने का काम करता है। इनके मुख्यमंत्री दंगा फसाद नफरत उकसाने का काम करते हैं। तो ये राजनीति कहीं से भी देश के लिए अच्छी नहीं है। और जो चीज देश के लिए अच्छी नहीं है वो फिर हमारे आपके लिए कैसे अच्छी हो सकती है? इसलिए मैं नरेंद्र मोदी को मानता हूं कि वो एक नफरत की फैक्ट्री है, एक तानाशाह व्यक्ति है। ठीक है, इतिहास उनका मूल्यांकन करेगा। आप रोजगार रैली कर रहे हैं, आप बेरोजगारी को डिफाइन कर सकते हैं मेरे लिए? देखिए, बेरोजगारी वो है जो किसान खाद की एक बोरी के लिए लाठी खाता है, बड़ी मुश्किल से परिश्रम करके अपनी फसल तैयार करता है और उसको उसके फसल का दाम नहीं मिलता, कर्ज के बोझ के तले दबा होता है और आत्महत्या कर लेता है। ये बेरोजगारी है। बेरोजगारी को मैं इस रूप में डिफाइन करता हूं कि वो नौजवान जो अपने माँ बाप से पैसा लेके प्रयागराज, लखनऊ, अलग अलग हिस्सों में जाके पढ़ाई करता है, कोचिंग करता है, महीने का 10,000 15,000 खर्च करता है, दिन रात मेहनत करता है, परीक्षा देता है और पेपर लीक हो जाता है तो आत्महत्या कर लेता है। ये उसकी पीड़ा है, ये उसकी बेरोजगारी की तकलीफ है। पता नहीं सरकार उसको कितना समझती है। बेरोजगारी को मैं इस रूप में देखता हूं कि जो एक रेडी पटरी वाला है, जो इस 47 डिग्री टेम्परेचर में आम का या आलू का या केले का या संतरे का ठेला लगा के दिन भर खड़ा रहता है, लोग उसकी दुकान से खरीद करते हैं और वो भी उस धूप में जलता इसलिए है कि अपने बच्चों के लिए चूल्हा जला पाएगा, अपने माँ बाप को अगर बीमार है तो इलाज करा पाए, अपने बच्चों को शिक्षा दे पाए। और अचानक एक दिन कोई बुलडोजर आता है और उसकी दुकान को कुचल के चला जाता है। बेरोजगारी को मैं उस पीड़ा के रूप में देखता हूं। तो बेरोजगारी एक इसका बहुत बड़ा दायरा है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। बेरोजगारी को मैं शिक्षा मित्रों के रूप में, रोजगार सेवकों के रूप में, आशा बहुओं के रूप में भी देखता हूं, जो बरसों से सरकार को अपनी सेवाएं दे रहे हैं लेकिन आज तक नियमित नहीं किए गए। बेरोजगारी को मैं इस रूप में भी देखता हूं कि भारत का प्रधानमंत्री जो अपने दोस्त को अडानी को कोयला, गैस, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य सब कुछ देने के लिए तैयार है, पोर्ट, एयरपोर्ट सब देने के लिए तैयार है, लेकिन जब यूपी आता है तो प्रधानमंत्री कहता है उत्तर प्रदेश के नौजवानों, तुम्हारे लिए मैंने रोजगार सोचा है, गोबर से नौकरी देंगे तुमको। तो यूपी के नौजवानों को गोबर से नौकरी देने लायक हमारा प्रधानमंत्री समझता है। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। और उसका मनोबल इसलिए बढ़ा हुआ है, सीना क्यों उनका 56 इंची का है कि यही नौजवान लाइन में लग के उनको वोट दे देता है। वो कहता है हम 500 रुपए का पेट्रोल खरीद लेंगे। अरे इतना अपमानित होकर जिंदगी क्यों जी रहे हो भाई? कुछ अपने अंदर नौजवानी का स्वाभिमान पैदा करो। कुछ भगत सिंह को याद करके 4 कदम चलो, शहीद खुदीराम बोस को, शहीद अशफाक उल्लाह को, शहीद रोशन सिंह को, शहीद राजेंद्र लहड़ी को याद करके कुछ देश के लिए करो। देश के लिए नहीं कर सकते, अपने लिए तो करो। तुमको तो गोबर से रोजगार देने के काबिल मोदी समझता है, उसकी भी जय जयकार करते हो तुम। तो बेरोजगारी को मैं इस रूप में देखता हूं कि आज इतने तकलीफों के बावजूद युवाओं को ऐसी नफरत की गोली सुंघा दी गई है कि वो उससे निकल नहीं पा रहा। अंधभक्ति, कोई आपको गोबर खाते हुए दिख जाएगा, कोई गोबर में लौटते हुए दिख जाएगा, कोई कहेगा गोबर से लपेटने से कोरोना ठीक होता है। ये अंधभक्ति की पराकाष्ठा है। कोई कहेगा मुसलमानों के यहाँ से सामान नहीं खरीदना है, ये अंधभक्ति की पराकाष्ठा है। भाई मुसलमानों के सामान नहीं खरीदोगे तो कतर से, इराक से, ईरान से, जो गल्फ कंट्रीज से तेल हिंदुस्तान में आता है उसको मत इस्तेमाल करो। बोलो कि हम ये गैस नहीं जलाएंगे, अपने घर में खाना नहीं खाएंगे, ये मुसलमानों के देश से आ रही है, ये डीजल पेट्रोल मुसलमानों के देश से है, हम इससे गाड़ी नहीं चलाएंगे, पैदल चलेंगे। तो इस प्रकार की बेवकूफ़ी की अवैज्ञानिक बातें करना इस देश के युवाओं के लिए बहुत खतरनाक है। और ये काम हो इसलिए रहा है कि मोदी जी यही चीज लोगों को व्हाट्सएप पे परोसते हैं
चीन कहाँ जा रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं। चीन विकास की धारा में आगे बढ़ता चला जा रहा है, हम विनाश की धारा में आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी प्राथमिकता स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, टंकियां गांव में पानी की जो बनती हैं वो उद्घाटन से पहले टूट जाती हैं। फ्लाईओवर जो बनते हैं, ब्रिज जो बनते हैं, वो उद्घाटन से पहले टूट जाते हैं। कोई हमारे अंदर प्रतिक्रिया ही नहीं होती, गुस्सा ही नहीं आता। 1 लाख सरकारी स्कूलों में एक टीचर है, 1,20,000 सरकारी स्कूलों में बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं है, लाखों सरकारी स्कूल हैं जहां पे बिजली का इंतजाम नहीं है, फिर भी किसी हिंदू का खून नहीं खौलता। उसमें तो 80% से ज्यादा हिंदुओं के बच्चे पढ़ते हैं। मोमबत्ती में अस्पतालों में ऑपरेशन होता है, फिर भी किसी हिंदू का खून नहीं खौलता। तो आपके दिमाग में इतना जहर भर दिया गया है और वो काम मोदी और उनकी पार्टी ने किया है कि आप अपने हित के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। और एक बात याद रखिएगा, दुनिया का कोई भी देश नफरत की बुनियाद पे आगे नहीं जा सकता, प्रेम की बुनियाद पे ही आगे जा सकता है, अहिंसा की बुनियाद पे ही आगे जा सकता है, भाईचारे की बुनियाद पे ही आगे जा सकता है। आपके घर में अगर 4 भाइयों में झगड़ा होगा, आपका घर सुखी रह सकता है क्या? मोहल्ले में झगड़ा होगा तो सुखी रह सकता है क्या? गांव में झगड़ा होगा तो सुखी रह सकता है क्या? तो इसी तरीके से जिला है, प्रदेश है, देश है, नफरत फैलाओगे, नफरत पाओगे, हमेशा अशांति में रहोगे, एक दूसरे के प्रति दुर्भावना रहेगी मन में। और अगर प्यार मोहब्बत से रहोगे तो देश भी आगे बढ़ेगा, तुम भी खुशहाल रहोगे। हम गांधी के देश है, हम महात्मा गौतम बुद्ध के देश है, हम उस राम को मानते हैं जिसने सबरी के जूठे बेर खाए, हम उस कृष्ण को मानते हैं जिसने कहा कि अन्याय के खिलाफ न्याय का साथ दो, जिसकी पूजा दुनिया के कई देशों में होती है। आज पूरी दुनिया में आपको कृष्ण के टेम्पल मिल जाएंगी। तो इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि धर्म को मूल में समझने की जरूरत है, और कोई भी धर्म का मूल है प्यार, मानवता, लोगों की भलाई। उससे ही हम भटक जा रहे हैं। भूल रहे हैं लोग आजकल, हैं? भूलते जा रहे हैं भूलते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे धर्म का तो जो संदेश है वो कहता है कि सब नर करहीं परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्यार से रहें। हमारा धर्म कहता है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हमारा धर्म क्या कहता है? जब हम अपनी पूजा समाप्त करते हैं, आप भी अपने घर में पूजा समाप्त करने के बाद क्या? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो ये प्रार्थना तो हमारे पुरखों ने बनाई है ना। इसका मतलब हमारे पुरखे विश्व का कल्याण चाहते थे, वो धर्म की जय चाहते थे, अधर्म का नाश चाहते थे। और ये बेईमान ऐसे आ गए हैं, ये अधर्मी, ये चाहते हैं अधर्म का ही कल्याण हो, अधर्म का ही बोलबाला हो। तो हमारी लड़ाई इस बात को लेकर। आज का ये जो मुद्दा चल रहा है नीट एग्जाम पेपर लीक का, आप मुझे एक बार बताइए, एक सवाल है जो मेरा खुद का भी है और लोगों का भी है, कि क्या सरकार के अंदर इतना मैन पावर या इतनी शक्ति नहीं है कि वो खुद नीट एग्जाम करा सके, जो प्राइवेट कंपनियों से कराया जाता है और फिर पेपर लीक हो जाता है हर 2 साल के बाद। वो प्राइवेट कंपनियां किससे जुड़ी हुई हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। ये पेपर लीक का धंधा कितने का है? 8 से 10,000 करोड़ रुपए का। ये छोटा धंधा नहीं है। 60-60 लाख रुपए में एक पेपर बिकता है और 22 लाख बच्चे बैठते हैं। आप सोचिए कि कितना बड़ा कारोबार है। किसी को 30 लाख, किसी को 50 लाख, किसी को 20 लाख में वो पेपर बेच दिया गया। तो ये नीट का पेपर कराने वाली जो एजेंसियां हैं, इसके ज्यादातर लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, एक चीज और, कि अब जो इन दिनों जो हुआ आम आदमी पार्टी के साथ, तो केजरीवाल जी का जो पीएम प्रोजेक्ट था कि पीएम बनाएंगे, उसमें क्या बैकसीट हो गया वो, या वो अभी भी चल रहा है? देखिए, ये देश की जनता को तय करना है। जब वो मौजूदा व्यवस्था से ऊब जाएंगे तो उनको एक अच्छा विकल्प चाहिए होगा, और हम उसके लिए काम कर रहे हैं। केजरीवाल साहब ने 10 साल में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य में केजरीवाल ने अच्छा काम किया दिल्ली में। भगवंत मान जी की सरकार पंजाब में अच्छा काम कर रही। तो हमारे काम का एक मॉडल है, हमारी सरकार को चलाने का एक मॉडल है, वो काम हम लोग कर रहे हैं।
सर आपका लंबा इंटरव्यू चाहिए, आप बहुत बड़े प्रवक्ता हैं, मैं आपका पूरा पॉडकास्ट शूट करना चाहती हूँ, उसका अपॉइंटमेंट मुझे आपसे चाहिए। बाद आपको मैं लंबा पॉडकास्ट दूंगा। प्रॉमिस करिए कैमरा में। प्रॉमिस है, प्रॉमिस। ठीक। पॉलिटिशियंस वाला नहीं पक्का वाला, मेरा प्रॉमिस पॉलिटिशियन वाला नहीं होता। आप कैमरा में प्रॉमिस। और सारे पॉलिटिशियन के प्रॉमिस फॉल्स भी नहीं होते, ये भी मान लीजिए। आप कैमरा में प्रॉमिस। नहीं, मैं आपको अच्छा बड़ा लंबे समय तक पॉडकास्ट जवाब मांगेगी आपसे। बिल्कुल मांगेगी, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जी दिशा जी, आपको मिल गई बाइट? सबको पता है क्या कि मुझे बाइट चाहिए थी? नहीं, आपकी जो खुशी जाहिर हो रही है उससे पता लग रहा है कि आपको शायद बाइट मिल गई। मैं तो कल भी खुश थी, रात होते होते मैं उदास हो गई थी। नहीं, नाइट में मिली बाइट, लेकिन बढ़िया हो गया। नाइट में नहीं मिली, आज सुबह मिली। अच्छा, सुबह मिली, चलो कोई बात नहीं, मिल गई ना, मिलना जरूरी था, वो मिल गई। मैम हीरो तो हमारे देश में काफ़ी हैं और सबसे बड़ा एक्टर तो मोदी जी हैं। उन्हें फ़ोटो खिंचाने का बड़ा शौक है, वो हर पोज उनकी देख लीजिए। मैं तो कहना चाहता हूँ कि मोदी जी को एक्टर होना चाहिए था, नेता किसने बना दिया मोदी जी को? उनका एंगल ही देख लीजिए। तो फिर नेता किसको होना चाहिए? नेता तो उसको बनना चाहिए जो संघर्ष कर रहा है, जो इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। आज सच में जो लीडर है वो अरविंद केजरीवाल है, जो भारत को बचा सकता है, जो शिक्षा से, ये देश अंधभक्ति से आगे नहीं बढ़ेगा, ये देश शिक्षा से आगे बढ़ेगा। जितने भी देश और कंट्री देख लीजिए, अदर कंट्री, वो जितने भी हमारे देश के बाद आज़ाद हुए वो हमारे देश के बहुत आगे हैं, क्योंकि वो शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं। हमारे लोग किस पे ध्यान दे रहे हैं? हिंदू, मुसलमान, गाय, धर्म, मुर्गा, मछली, मिट्टी, और कुछ मुद्दे ही नहीं है उनके पास। कहाँ से आए हैं? मैं एटा से आया हुआ हूँ। आगे 4 पदयात्रा जो शुरू हुई हैं उसमें मैं लगा था। आजकल जो है जय श्री राम, जय, अपोजिशन कहता है कि भारत माता की जय, आज तक आम आदमी की जय आज तक किसी ने नहीं बोली, और उसी आम आदमी की जय के लिए मैं 4 पदयात्रा की 5वीं कर रहा हूँ, 3 और। आपके बच्चे कौन सी पार्टी को मानते हैं? मेरी पार्टी देखो ऐसा है, मेरा सच में मैं आपको बताऊं, जो मेरा न्यायपूर्ण उद्देश्य है, देखो 3 चीज पे रहता है समाज को। आपके बच्चे किस पार्टी को मानते हैं? हाँ, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। 3 चीजों पे डिपेंड करता है। 3 चीजों पे नहीं, आप सीधा सीधा जवाब दीजिए, आपके बच्चे किस पार्टी को मानते हैं? उसी का प्यार पे और न्याय पे, त्याग पे, 3 चीज मैंने अपने बच्चों को उसी पे पाला है। आपको तो बांध लिया लेकिन आम आदमी पार्टी ने। हैं? आपको तो बांध लिया आम आदमी पार्टी ने। हाँ, मुझे बहुत अच्छी लगी कि इसके अंदर तीनों चीजें हैं। क्योंकि इसने बांध लिया आपको, इसलिए आपको अच्छी लगी। हाँ, बहुत अच्छी तरह बांधा है आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि तीनों चीजें इसके अंदर, त्याग की भावना भी है, प्यार की भी है और न्याय की भी है। आप यहाँ क्या कर रहे हो? हम यहाँ पे घूमने आए हैं। यहाँ ये घूमने की जगह है? हाँ, ये पार्क है। क्या चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे भारतीय पार्टी जनता का आज वो ये ऐसी यहाँ पे भारतीय पार्टी की जनता के बारे में बात चल रही है। क्या बात चल रही है भारतीय जनता पार्टी की? वो हो जाए, वो आम आदमी पार्टी की टीम लगी है यहाँ पे। अभी ये तो नहीं पता मेरे को क्या हो रहा है, लेकिन मैं घूमने आई हूँ, इतना पता है मेरे को।